बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक शीत युद्ध का अर्थ और उसके कारण है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भी अमेरिका और सोवियत संघ में बुनियादी मतभेद थे। फिर भी युद्ध के दौरान उनके मित्रतापूर्ण संबंध दिखाई पड़े। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ और अमेरिका संबंधों में कटुता, तनाव, वैमनस्य, मनोमालिन्य जबरदस्त बढ़ गया। दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के विरुद्ध राजनीतिक प्रचार का सहारा लेना शुरू कर दिया और पूरा विश्व दो विरोधी गुटों में विभाजित हो गया। और दोनों देशों के बीच में, दोनों गुटों के बीच में एक प्रकार के भय, अविश्वास और तनाव का वातावरण बन गया और विश्व में एक बार पुनः जो है संघर्षपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। एक नए युग का आविर्भाव हुआ जिसे सशस्त्र शांति का युग कहा जा सकता है। जहाँ तक हम शीत युद्ध की बात करें, ये एक वैचारिक संघर्ष था जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धतियाँ थी। एक उदारवादी लोकतंत्र और दूसरी तरफ सर्वाधिकारवादी साम्यवाद। और विश्व राजनीति में सर्वोच्चता और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए दोनों शक्तियां जो है एक दूसरे के विरुद्ध राजनीतिक प्रचार कर रही थी और एक दूसरे को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही थी। शीत युद्ध जो है शब्द से ही सोवियत संघ और अमेरिका के शत्रुतापूर्ण और तनावपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है, जो कि द्वितीय महायुद्ध विश्व राजनीति की एक वास्तविक घटना थी। इन शत्रुतापूर्ण संबंधों को ही गर्म युद्ध में परिवर्तित किए बिना इस शीत युद्ध में वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और कटुतापूर्ण संबंध देखे गए और इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। कुल मिला के विद्यार्थियों, शीत युद्ध को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के जो शत्रुतापूर्ण और तनावपूर्ण संबंध थे, जिसमें वैचारिक घृणा थी, राजनीतिक अविश्वास था, कूटनीतिक जोड़ तोड़ थी, सैनिक प्रतिस्पर्धा थी, जासूसी थी, मनोवैज्ञानिक युद्ध था, ऐसे कटुतापूर्ण संबंधों को शीत युद्ध कहा गया, जो एक प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं थी, अप्रत्यक्ष लड़ाई थी। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड एम बरूच ने। तो ये नाम भी हमें याद रखना है कि इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया वो किया था बर्नार्ड एम बरूच ने। अब हम शीत युद्ध के कुछ लक्षण देख लेते हैं। लक्षण, जो पहला लक्षण था, शीत युद्ध दो सिद्धांतों का ही नहीं, दो बड़ी महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका के बीच का संघर्ष था। दूसरा इसका लक्षण था, शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था, यह वाक युद्ध था। तीसरा जो लक्षण था इसका कि शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार कर रही थी, गुप्तचरी कर रही थी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियों तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी रही। चौथा लक्षण, दोनों गुटों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कहा गया। नेक्स्ट जो था यह गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था। इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा गया। ये इसके लक्षण थे। अब हम चलते हैं शीत युद्ध के कारणों पर। पहला कारण ऐतिहासिक कारण है। कतिपय जो राजनीति शास्त्री हैं वो शीत युद्ध का कारण 1917 की जो सोवियत रूस में जो बोल्शेविक साम्यवादी क्रांति हुई थी उसको मानते हैं। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय से ही जो पश्चिमी देश थे वो सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद को फैलाना था। लेकिन जो पश्चिमी देश थे उनकी विचारधारा पूंजीवादी थी, इसलिए वो जो है सोवियत संघ को कहीं न कहीं कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे थे। दूसरा जो कारण था वो है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी
जनधन की हानि पहुंचाई, तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देने का अनुरोध किया, ताकि नाजी सेना का रूसी सीमा पर जो बढ़ता हुआ प्रेशर है वो कम हो जाए। परंतु रूजवेल्ट और चर्चिल महीनों तक इस अनुरोध को टालते रहे, उन्होंने इसको नहीं माना। इसलिए जो है सोवियत संघ जो है उनके प्रति अविश्वास सोवियत संघ का हो गया। तीसरा जो कारण है वो है युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। युद्ध के बाद दोनों के उद्देश्य अलग अलग थे। अमेरिका और सोवियत संघ के युद्धोत्तर उद्देश्यों में भिन्नता थी। जो भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, तो जो पश्चिमी देश थे उनके मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यंत शक्तिशाली हो जाने का भय था। यह देश सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को सीमित करना चाहते थे। इसके लिए आवश्यक था कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना हो सके और उसके लिए स्वतंत्र निर्वाचन कराने आवश्यक थे। स्टालिन के मत में इन देशों में स्थापित साम्यवादी सरकारें ही वास्तविक जनतांत्रिक सरकारें थी। नेक्स्ट कारण है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना, यानी उसको नहीं, याल्टा समझौते को नहीं मानना। देखिए, याल्टा सम्मेलन 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे। पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्निन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिध्यात्मक शासन स्थापित करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध का अंत निकट दिखाई देने लगा, स्टालिन ने अपने वचनों से मुकरना प्रारंभ कर दिया। उसने अमेरिकी और ब्रिटिश प्रेक्षकों को पोलैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी और इसके साथ ही जो है सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम समझौतों तथा याल्टा व पोट्सडम संधियों का उल्लंघन भी किया गया। नेक्स्ट जो इसका कारण है वो है सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का भी अतिक्रमण करना, उसको भी नहीं मानना। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को तो स्वीकार कर लिया था और इसके अंतर्गत ये तय हुआ था कि भाई सोवियत संघ का बुल्गारिया और रोमानिया में प्रभाव माना जाएगा और यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की मानी जाएगी। हंगरी और युगोस्लाविया में दोनों का बराबर का प्रभाव माना जाएगा। किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद इन देशों में बाल्कन समझौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी और वहाँ सर्वहारावर्ग की तानाशाही स्थापित करा दी। इससे पश्चिमी देश नाराज होने ही थे। नेक्स्ट कारण है ईरान से सोवियत संघ का सेना का नहीं हटाया जाना। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार कर लिया था। यद्यपि युद्ध की समाप्ति के बाद आंग्ल अमरीकी सेना तो दक्षिण ईरान से हट गई, पर सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं वहां से हटाने से इनकार कर दिया। इससे भी पश्चिमी देश नाराज हो गए। नेक्स्ट है यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1944 में एक समझौते के द्वारा यूनान में ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया गया। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, जिससे ब्रिटेन ने यूनान को अपने सैनिक अड्डे समाप्त करने की घोषणा कर दी। यूनान के शक्ति शून्य प्रदेश को भरने के लिए पड़ोसी साम्यवादी देशों अल्बानिया, युगोस्लाविया और बल्गारिया द्वारा सोवियत संघ की प्रेरणा से यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों को परंपरागत राजतंत्री शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी। परिणाम स्वरूप ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के तत्वावधान में अमेरिका का हस्तक्षेप किया जाना वहां अनिवार्य हो गया था। नेक्स्ट जो कारण है वो है टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूप्रदेश और बॉस्फोरस में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, परंतु पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। जब टर्की पर सोवियत का हस्तक्षेप बढ़ा तो अमेरिका ने चेतावनी दी कि टर्की पर अगर किसी भी प्रकार का आक्रमण होगा तो वो सहन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो अणुबम का आविष्कार है कि शीत युद्ध का एक अन्य कारण अणुबम का आविष्कार भी था। ये कहा जाता है कि अणुबम ने हिरोशिमा का ही विध्वंस नहीं किया, अपितु युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों की मित्रता का भी अंत कर दिया। क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग किया तो सोवियत संघ को लगा कि ये बात अमेरिका ने हमारे से छिपाई और उसने भी परमाणु हथियार बनाने शुरू कर दिए। नेक्स्ट जो है वो है सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के कुछ समय पूर्व से ही सोवियत पत्रों में अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध घोर आलोचना छपने लगी।
इस प्रचार अभियान से अमेरिका के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़ा असंतोष फैला और अमेरिका ने अपने यहाँ बढ़ती हुई साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट जो कारण है वो है पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान। पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान ने जलती आहुति में घी का काम किया। 1945 को बर्नेज तथा बेविन ब्रिटेन का विदेश मंत्री था और बर्नेज अमेरिका का राज्य सचिव था, ने अपनी विज्ञप्ति में सोवियत नीति के संदर्भ में कहा कि हमें तानाशाही के स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप के संस्थापन को रोकना चाहिए। 1946 को फुलटन भाषण में चर्चिल ने साफ कहा कि बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक सागर में ट्रिस्के तक महाद्वीप यूरोप में एक लो आवरण छा गया है। ये सभी प्रसिद्ध नगर और सोवियत क्षेत्र में बसने वाली जनता न केवल सोवियत प्रभाव में है वरन सोवियत नियंत्रण में है। उसने आगे कहा कि स्वतंत्रता की दीप शिखा प्रज्वलित रखने और ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एक एंग्लो अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है। चर्चिल के फुलटन भाषण के दूरगामी परिणाम हुए। 1946 के उपरांत दोनों पक्षों ने अपने मतभेदों को खुलेआम प्रकट करना शुरू कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति जो है शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण सामने आया। यह शायद चर्चिल के व्याख्यान का ही प्रभाव था कि जिसने मुनरो सिद्धांत को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया और मार्शल योजना को जन्म दिया। नेक्स्ट जो है वो है बर्लिन की नाकेबंदी। सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई। इससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकेबंदी के विरुद्ध शिकायत की और इस कार्यवाही को शांति के लिए घातक बताया। नेक्स्ट जो कारण है वो है सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग। सोवियत संघ ने वीटो के अनियंत्रित प्रयोगों द्वारा यूएनओ के कार्यों में बाधाएं डालना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वह यूएनओ को विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने वाली एक विश्व संस्था न मान करके अमेरिका के विदेश विभाग का ही एक अंग समझता था। इसलिए वीटो के बल पर उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगभग प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति अपना ली। सोवियत संघ द्वारा वीटो के इस प्रकार दुरुपयोग करने से पश्चिमी राष्ट्रों में यह मान्यता बन गई कि वह इस संगठन को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। तो इस तरीके से परस्पर विरोध और तनाव का वातावरण दोनों देशों के मध्य बन गया। नेक्स्ट जो कारण है वो है सोवियत संघ की लैंड लीज की सहायता बंद किया जाना। लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को जो आंशिक इकोनॉमिक असिस्टेंस आर्थिक सहायता दी गई थी उससे वह असंतुष्ट तो था ही, क्योंकि वह सहायता कम थी, किंतु इस कम सहायता को भी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अचानक बंद कर दिया, जिससे सोवियत संघ और नाराज हो गया। और अंतिम कारण है शक्ति संघर्ष। जैसा कि शक्ति संघर्ष और हित संघर्ष, जैसा कि मार्गेंथो एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। विश्व में जो भी परम शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उनमें प्रधानता के लिए संघर्ष होना अनिवार्य होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ तथा अमेरिका ही दो शक्तिशाली राष्ट्रों के रूप में उदय हुए, अतः इनमें विश्व प्रभुत्व और वर्चस्व कायम करने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। तो इस तरीके से आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। कल हम इसी टॉपिक का दूसरा पार्ट शीत युद्ध के चरण और उसका प्रभाव देखेंगे। धन्यवाद।